नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर कई प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। लखीमपुर खीरी सड़क हादसे में मृतकों के परिवार को 2-2 लाख, घायलों को मिलेगी 50,000 रुपए की सहायता, सीएम योगी का ऐलान। उधमपुर में लगातार दूसरा धमाका, 8 घंटे में हुआ दूसरा ब्लास्ट, आतंकी एंगल से की जा रही जांच। 3 नई एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खान, आज होगी सुनवाई, 2 अहम केस पर रहेगी नजर। घर की बात है और सब कुछ ठीक है, दिल्ली पहुंचकर बोले अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 11 बजे सूरत में 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो भावनगर जाएंगे। वहां दोपहर करीब 2 बजे वो 5200 करोड़ रुपए से अधिक की गई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे। रात करीब 9 बजे अहमदाबाद के जेएमडीसी मैदान में नवरात्रि महोत्सव में शामिल होंगे और 30 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहां से ट्रेन में कालूपुर रेलवे स्टेशन जाएंगे और सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे और कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल से यात्रा भी करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी में एक सार्वजनिक समारोह में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री आबाजी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। शाम करीब 7 बजे प्रधानमंत्री आबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके करीब 7:30 बजे वो गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल होंगे। इन विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं विकसित करेंगे। बता दें, शहरी आवागमन की सुविधा बढ़ाने और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें आम लोगों को जीवन के आसान बनाने के उनकी सरकार निरंतर ध्यान केंद्रित किए जाने का भी पता चलता है। तो तमाम परियोजनाओं का पीएम शिलान्यास करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने लखीमपुर में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। आज सुबह लखीमपुर खीरी में बस और डीसीएम की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह दुर्घटना लखीमपुर खीरी के ईसा नगर इलाके में ऐसा खमरिया पुल पर हुई थी। और बता दें कि बस दोराहा से लखीमपुर जा रही थी। इसी दौरान एक डीएमसी से उसकी टक्कर हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बता दें, फिर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सीएम योगी ने इसकी सूचना मिलने पर घायलों के उचित इलाज के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए थे। सीएम कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। बता दें कि जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य युद्धस्तर कर कराने और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनको समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। हादसे की खबर मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में हुए सड़क हादसे में कई लोगों की मृत्यु में समाचार से अत्यंत दुख हुआ और इस दुर्घटना में अपनी परियोजना को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। तो सीधे तौर पर यह उनकी तरफ से ट्वीट सामने आया।
रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बुधवार देर रात जम्मू के उधमपुर जिले में एक बस में हुए धमाके से पूरे जिले में सनसनी मच गई। इस धमाके में जहां 2 लोग घायल हुए हैं, वहीं इस बस के आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने इस धमाके के आतंकी एंगल से इनकार कर दिया है और वहीं आज सुबह भी एक बस में धमाका हुआ है। यह पिछले 8 घंटों में लगातार दूसरा धमाका हुआ है। इसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बुधवार देर रात करीब जम्मू के उधमपुर जिले का दुमोल चौक इलाके की गूंज से दहल उठा। ये धमाका दो के पास ही एक पेट्रोल पंप एक बस में हुआ। इस पेट्रोल पंप के ठीक सामने भारतीय सेना का एक चेकिंग पॉइंट भी मौजूद है। बता दें कि चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि इस आवाज से पूरे उधमपुर शहर दहल उठे। बता दें कि इस धमाके में जहां इस बस के छत को नुकसान पहुंचाया है, वहीं पेट्रोल पंप में खड़े कुछ अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस धमाके के बाद इलाके को पुलिस ने सील कर दिया और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उधमपुर रेंज के डीआईजी मोहम्मद सुलेमान चौधरी के मुताबिक ये धमाका रात करीब 10:30 बजे हुआ। उन्होंने बताया कि यह बस बसंतगढ़ से उधमपुर आई थी और 6 बजे से पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई थी। उनके मुताबिक बस को अगले दिन सुबह फिर बसंतगढ़ निकलना था, लेकिन उससे पहले ही ये धमाका हो गया। मोहम्मद सुलेमान चौधरी के मुताबिक इस धमाके की जांच चल रही है और फिलहाल इस धमाके के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इस धमाके में आतंकी एंगल होने से इनकार नहीं किया है और डीआईजी के मुताबिक इस धमाके में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सितंबर में महज 1 दिन बचा है और ये महीना अदालती कार्रवाई के लिहाज से काफी उथल पुथल वाला रहा है। बता दें कि खासकर सुप्रीम कोर्ट में इस महीने में सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े मामलों में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले सुनाए। आज महीने के सेकेंड लास्ट डे पर ही यहां कई बड़े मामलों की सुनवाई होनी है। बता दें आपको कि आज कौन कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बता दें समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर दर्ज 3 नई एफआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा और कल उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामला रखते हुए कहा था कि आजम पर 87 मामले दर्ज थे और उनमें मुश्किलों से जमानत मिली थी। अब इन 3 नए केस बना दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी में नगर निगम की मशीन मिलने से लेकर कई बातें कही जा रही हैं। दीवार तोड़ दी गई है, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई है। देश भर में भूखमरी या पौष्टिक आहार की कमी का सामना कर रहे लोगों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई होगी। बता दें कि याचिका में मांग की गई है और गरीबों को मुफ्त या मामूली कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाएं और कोर्ट ने केंद्र को इस पर राज्य से बात करने के लिए भी कहा है। तो इन मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राजस्थान कांग्रेस में उभरे संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को दिल्ली पहुंचे हैं। बता दें कि अशोक गहलोत कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और दिल्ली पहुंचने पर अशोक गहलोत ने कहा कि हम कांग्रेस अध्यक्ष के अधीन काम करते हैं, आने वाले समय में उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया को देश के मुद्दों को समझना चाहिए। लेखकों पत्रकारों को देशद्रोही कहा जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है, हमें उनकी चिंता है और राहुल गांधी उनके लिए यात्रा पर हैं। गहलोत ने कहा कि ये घर की बात है और सब कुछ ठीक है। कल मैं सोनिया गांधी से मिलूंगा, तब मैं आपसे बात करूंगा। अभी मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंदर हमेशा अनुशासन रहा है। सोनिया गांधी के अनुशासन के बारे में पूरे देश जानता है और अशोक गहलोत ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी हो या तानाशाही प्रवृत्ति, राहुल गांधी को इसकी चिंता है। कांग्रेस में हम सभी को इस बात की चिंता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। इससे निपटना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अंदरूनी राजनीति जारी रहती है और हम सुलझा लेंगे। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। ये हमारी पार्टी परंपरा आज नहीं 50 साल देख रहा हूँ। नंबर 1 जो होता है कांग्रेस प्रेसिडेंट, इंदिरा जी के वक्त से मैं देख रहा हूँ, राजीव जी वक्त में देख रहा हूँ, क्या नरसिम्हा राव जी थे, क्या सोनिया जी अभी भी हैं। हमेशा कांग्रेस के अंदर इतना डिसिप्लिन है, इसलिए आज पार्टी संकट में अगर 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, उसकी जगह सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है,
ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती, देखिए मीडिया की दृष्टि में और दृष्टिकोण हो सकता है। हमारे लिहाज से हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। आप देखेंगे कि उसी हिसाब से आने वाले वक्त फैसले होंगे। हम सब मिलकर जो आज देश के ऊपर संकट है उसको मीडिया को पहचानना चाहिए। आज लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, सब संकट में है। देशद्रोही के नाम से वो जेल जा रहे हैं, 2-2 साल तक पड़े रहते हैं जेल के अंदर। चिंता हमें उन लोगों की है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़ा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो ये तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है देश के अंदर। राहुल गांधी को उसकी चिंता है और हम सब कांग्रेस जनों को इसकी चिंता है कि देश की दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। इस खतरनाक स्थिति हम चल रहे हैं, हमारे लिए उससे मुकाबला करना ज़्यादा जरूरी है। घर की बातें हैं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। तो देखा आपने किस तरह से सीएम की तरफ से वो तमाम बातें सामने आ रही है। तो फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को उनकी जमानत को रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। तेजस्वी यादव को अक्टूबर 2018 में जमानत मिली थी। कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका पर तेजस्वी को जवाब देने का और समय दिया था और जिसमें उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर फैसला नहीं सुनाया गया है। बता दें कि तेजस्वी यादव के वकील को जवाब के लिए समय देते हुए विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 18 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बता दें कि इससे पहले अदालत ने सीबीआई की अर्जी पर तेजस्वी यादव को 17 सितंबर को एक नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था। सीबीआई की ओर से जमानत रद्द करने के पीछे यह कहा गया है कि तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन है, ऐसे में उनकी बेल रद्द की जाए और सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत की ओर से नोटिस जारी कर तेजस्वी यादव से इस मामले पर जवाब मांगा था। अदालत ने तेजस्वी यादव को अक्टूबर 2018 में जमानत दी थी। ये जमानत उन्हें आईआरसीटीसी के 2 होटलों के एक निजी फॉर्म में परिचालन अनुबंध देने के मामले में कथित अनियमितता से जुड़े मामलों में यादव के नाम जारी समन पर उनके अदालत में पेश होने के बाद प्रदान की गई थी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव को खुला चैलेंज दे दिया है। बता दें कि देश में 5 साल के लिए पीएफआई पर लगे प्रतिबंध के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ओर से टिप्पणी की गई कि सबसे पहले आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। लालू के इस बयान पर सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर हमला साधा है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि हिम्मत है तो लालू जी तो बिहार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर दिया, आपकी सरकार है, आरएसएस से वैचारिक मतभेद हो सकता है परंतु उसकी देशभक्ति पर किसी को संदेह नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने इससे पहले ट्विटर पर अपना वीडियो बयान जारी कर कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। इसका हम स्वागत करते हैं और बिहार सरकार दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले अनेक सालों से पीएफआई की आतंकी गतिविधियां अपने चरम पर थीं। दस्तावेज मिले कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। नरेंद्र मोदी को 14 जुलाई को जब रैली थी तो टारगेट किया गया था। बिहार में जो महागठबंधन है, ये लोग आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने आज 5 वर्षों के लिए जो प्रतिबंध लगाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले अनेक वर्षों से पीएफआई की आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर थी। विदेशों से फंडिंग, लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना, और जो आतंकवादी संगठन है वो चाहे आईएसआईएस हो या अन्य संगठनों के साथ उसके गहरे संबंध थे। और पिछले दिनों जब पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी में जब ये एक दस्तावेज मिला कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, और श्री नरेंद्र मोदी जी का जब 14 जुलाई को पटना में दौरा था तो उस समय भी उनकी एक योजना थी, इसमें नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की उनकी तैयारी थी। बिहार के अंदर माले संगठन ये पीएफआई के समर्थन में खड़ा दिखाई पड़ता है। श्री शिवानंद तिवारी खुलेआम कहते हैं कि अगर पीएफआई के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो ये भी विरोध करने का एक तरीका है। और कांग्रेस एक और आतंकवाद के विरोध में भाषण करती है। अभी सिद्धारमैया जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे 2013 से लेकर 2018 के बीच में 1600 से ज़्यादा पीएफआई के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो 160 मुकदमों के अंदर जिन पर मुकदमे चल रहे थे, उन सारे मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। तो ये कांग्रेस और बिहार के अंदर जो महागठबंधन, ये लोग आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके नज़र में एक खास समाज का, एक खास वर्ग का वोट बैंक है, लेकिन इनकी सहानुभूति हमेशा वोट बैंक की ओर बनी रहती है, और इसलिए इसको तुष्टिकरण की नीति कहते हैं, उसी का अख्तियार बिहार में महागठबंधन की सरकार और कर रही है। तो देखा आपने सुशील कुमार मोदी की तरफ से वो तमाम बातें सामने आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि इस समय शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता रानी की झांकियां गांव शहरों में सजाई गई हैं, वहीं झांकियों के पास गरबे का भी आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद गरबे के आयोजन को लेकर बेसब्री से सभी को इंतजार था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने गरबा पंडालों को लेकर सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गरबा पंडालों में एंट्री से लेकर सुरक्षा तक के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता के साथ ही पहली बार आग बुझाने के इंतजाम भी पंडालों में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने गरबा पंडाल को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि गरबा पंडालों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां पर जाने नहीं दिया जाए और हमारी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं। बता दें, उन्होंने इसको लेकर आपत्ति जताई है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उनकी दुकानें भी नहीं लगनी चाहिए। इस बयान के बाद से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सुनिए आप। निरपेक्षता की परिभाषा को हम लेकर के जब चलते हैं तो सबको अपने अपने पंथ में, सबको अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। सबको पूजा पाठ अपने अपने तरीके से करने का अधिकार है। कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। मदरसों में जिस तरह की पढ़ाई होना चाहिए और जिस तरह से गुरुकुलों में पढ़ाई होती है, सबकी अपनी अपनी पढ़ाइयाँ शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और देश के विरुद्ध नहीं कोई भी गतिविधि वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से वो तमाम बातें सामने आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि पंजाब के खड़कला में शहीद आजम सरदार भगत सिंह का 115वां जन्मदिन आज बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान के अलावा पंजाब सरकार की कैबिनेट और विधायक यहां पहुंचेंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हो चुका है और दरअसल जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में खड़कला में शपथ ली थी और सरकार बनाने के बाद सभी सरकारी कार्यालयों में शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगाना अनिवार्य कर दिया था। आज आम आदमी पार्टी के पंजाब सत्ता में आने के बाद शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिससे पंजाब सरकार एक उत्सव की तरह मनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को अपने मन की बात में कहा था कि 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का विशेष दिन आ रहा है। इस दिन शहीद आजम सरदार भगत सिंह का 115वां जन्मदिन पूरा देश मनाएगा, जिसके बाद पीएम ने बड़े ऐलान करते हुए कहा कि अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। दरअसल चंडीगढ़ एयरपोर्ट 3 राज्यों का हिस्सा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल है। इसके नाम को लेकर लंबे समय से पंजाब हरियाणा सरकार में विवाद चल रहा था, जिसके बाद कई दिनों तक बैठकों का दौर लगातार जारी रहा था और अंत में पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम अनिल दशरथ चौटाला ने यह फैसला किया था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर करेंगे।
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने थर्ड जेंडर व्यक्तियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने अब नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आवासीय प्रमाण और पहचान पत्र के लिए थर्ड जेंडर के व्यक्तियों को छूट देने का प्रस्ताव जारी किया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा और यदि उनके नाम राज्य एड्स नियंत्रण समिति में रजिस्टर हैं या उनके पास वोटर आईडी है जिसमें उन्हें थर्ड जेंडर व्यक्ति के रूप में पहचाना गया हो। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। उधर बुधवार को केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने यानी दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी थी। इस पर 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी और माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। चुनाव और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि योजना शुक्रवार को समाप्त हो रही है और इसे अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। योजना के तहत 80 करोड़ रुपए गरीबों को गेहूं और चावल हर महीने दिया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2022 में लाई गई थी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन स्टेशनों के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि रेल के साथ प्रधानमंत्री का भावनात्मक जुड़ा है और सरकार ने सुरक्षा, यात्री सुविधा, तकनीक सहित रेलवे के हर आयाम पर ध्यान दिया है। उन्होंने बताया है कि इस दिशा में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा निर्णय लिया है। रेल मंत्री ने आगे बताया है कि नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार बयान के अनुसार इन स्टेशनों के विकास से 35,744 नए रोजगार के अवसर बनेंगे। साथ ही रोजगार के ट्रेन यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। वहीं निवेश और अतिरिक्त कारोबारी अवसर के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रेल मंत्री ने बताया कि देश में 199 रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। इनमें से 47 स्टेशनों के काम के लिए नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है और 32 स्टेशनों पर काम अभी लगातार जारी है। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद एमवीए सरकार द्वारा किए गए फैसलों की समीक्षा की जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई शिव भोजन थाली को बंद नहीं किया जाएगा। सब्सिडी वाली भोजन प्लेट योजना चलाती है और इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के खिलाफ शिकायत मिल रही है, जिसकी जांच की जाएगी और जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि शिव भोजन थाली योजना बंद नहीं की जाएगी। ये योजना गरीबों और जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराती है। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रविंद्र ने भी कहा है कि शिव भोजन थाली योजना को बंद नहीं किया जाएगा, सरकार केवल इसकी समीक्षा करेगी। दरअसल बीते दिनों शिव भोजन थाली को बंद करने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से
ड्यूटी के दौरान जान गंवा देने वाले कुछ और कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को केजरीवाल सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। बता दें कि दिल्ली सरकार 28 और कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान करेगी, जिनकी ड्यूटी के दौरान कोविड-19 में मौत हो गई थी। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 31 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दे चुकी है। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि कोविड के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों जान बचाने वाले 28 कोरोना वॉरियर्स के परिवारों को आज 1-1 करोड़ रुपए की सहायता सम्मान राशि स्वीकृत की जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के परिवार की हर जरूरतमंद में सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शहीद कोरोना योद्धा के परिवार के नुकसान की भरपाई कोई राशि नहीं कर सकती, लेकिन उनके परिवार को इस राशि से सम्मानजनक जीवन जीने का साधन जरूर मिलेगा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के बीच चलेगी। इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन सफलतापूर्वक हो चुका है। ये ट्रेन कवच तकनीक से लैस है और ये एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली में जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोकती है। यहां यह बताना जरूरी है कि इस तकनीक को भारत में ही विकसित किया गया है, जिसकी वजह से ये देशों में बनकर आने वाली I-10 ट्रेन से कम लागत में बनी है। केंद्र सरकार ने अपने बजट 2022 में कवच तकनीक के तहत 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को शामिल करने की घोषणा की थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका खुद सफल परीक्षण किया है और ट्रेनों की तुलना में इस पर 50% कम लागत आई है। इस प्रकार इस ट्रेन मेक इन इंडिया उत्पादों के प्रति पीएम की प्रतिबद्धता को साकार किया है। बता दें कि स्वदेश में विकसित सेमी हाई स्पीड ट्रेन 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी। ट्रेन स्लाइडिंग और टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे और स्वचालित प्लग दरवाजे से सुसज्जित है। बता दें कि कोच कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम तापमान को नियंत्रित करेगा। इस ट्रेन का नियंत्रण कंट्रोल रूम और रखरखाव कर्मचारियों के अलावा संचार और प्रतिक्रिया के लिए जीएसएम और जीपीआरएस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ट्रेन में दिव्यांगों के लिए विशेष शौचालय हैं और अन्य यात्रियों के लिए टच फ्री बायो वैक्यूम शौचालय स्थापित किए गए हैं। इसी तरह नेत्रहीन यात्रियों के लिए भी सीट नंबर भी ब्रेल में डिजाइन किए गए हैं। ट्रेन में लेवल 2 और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और सर्टिफिकेशन कैमरा और 4 प्लेटफॉर्म साइड कैमरा, बता दें ये तमाम सुविधा इसमें उपलब्ध हैं। और साथ ही एक और महत्वाकांक्षी परियोजना जिसकी पीएम मोदी शुरुआत करेंगे, उसमें 30 सितंबर को अहमदाबाद मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन शामिल है और इस उद्घाटन में 2 दिनों के भीतर मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। परियोजना के पहले चरण को पूरा करने में 12,000 करोड़ रुपए का लागत लगी है और 910 लाख मानव दिवस रोजगार और 96 कोच और 129 लिफ्ट, 161 एक्सीलरेटर और 126 प्रवेश और निकास द्वार गए हैं। तो इसका पीएम उद्घाटन करने वाले हैं, हरी झंडी दिखाकर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और साथ ही वंदे भारत का भी उद्घाटन पीएम ही करेंगे। देश भर में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद अब लोगों को राहत मिल रही है। बीते दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर थम गया और यहां फिर से लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि 29 और 30 सितंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ हल्की से भारी बारिश हुई और बता दें कि 29 सितंबर को उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश होने के आसार थे। और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र रांची और पूर्वानुमान में कहा गया था कि 29 सितंबर तक राजधानी रांची समेत आसपास के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। राजस्थान में एक एंटी साइक्लोन बनने के साथ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी और इसके सटे पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिम झारखंड और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की संभावना बताई जा रही है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।